हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे और ये मोल कंसेप्ट का 6th लेक्चर है। अभी तक 5 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि मोल क्या होता है, मोल निकालते कैसे हैं, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। एंड जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा वो था स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या था? एक ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म होकर रिएक्शन रोक देता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स कंटेनिंग मिक्सचर्स। और प्रॉब्लम कंटेनिंग मिक्सचर्स पढ़ने के लिए पहले अपने को मिक्सचर्स के बारे में जानना होगा। ये मिक्सचर्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं कि ये मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं ऐसी चीजें जो एक से ज्यादा प्योर कंपाउंड से मिलके बनी हो, जो एक से ज्यादा प्योर कंपाउंड से मिलके बनी हो, बस वो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। यदि वो आपस में रिएक्ट कर गए तो फिर उस मिक्सचर के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो जनरेट हो जाता है। उस केस में हम उसको रिएक्शन मिक्सचर बोलते हैं और फिर हम चीजों को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर्स की, जहां पे दो चीजें एक साथ हैं तो सही, पर दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो जरा हम लोग लिख लेते हैं। इट कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस and all components do not react with each other। सारे कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। ये एक एसेंशियल बात है जो यहां पर होती है। जैसे हमने कहा हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी। ये दो कंपोनेंट हमने एक साथ लिए और हम ये चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ ही रहें, आपस में रिएक्ट नहीं करें, तो हम इनका मिक्सचर बना पाते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसकी किसी थर्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो हो सकता है ए और बी दोनों रिएक्ट करें, हो सकता है सिर्फ ए रिएक्ट करे, हो सकता है सिर्फ बी रिएक्ट करे। तो इस क्या रिएक्ट करता है इसके बेसिस के ऊपर अपने को आगे की चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, जैसे अभी हो सकता है कि हमने एक रिएजेंट डाला है X। ये रिएजेंट X कैन रिएक्ट विद A और B और बोथ, बट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करना होगा, साथ में रिएक्ट नहीं होगा। और कभी भी ए का फर्क बी पर नहीं पड़ना चाहिए, तभी हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया, जरा क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा कि 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3 and SiO2 is heated and produced 0.88 grams CO2। Find out mass of SiO2 in mixture। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि हमने 10 ग्राम्स मिक्सचर लिया है CaCO3 और SiO2 का, इसको हीट किया है और प्रोड्यूस किया है उसने 0.88 ग्राम CO2 और हमें बताना है मास ऑफ SiO2 मिक्सचर क्या होगा।
बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मिक्सचर का है तो ऐसा लग सकता है कि डिफिकल्ट है, पर जो लगता है वो जरूरी नहीं है हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमने क्या बोला कि CaCO3 प्लस SiO2 मिला के 10 ग्राम है। ठीक है, CaCO3 और SiO2 मिला के कितना है, 10 ग्राम है। हमने मान लिया कि CaCO3 का मास है x और SiO2 का मास है y, मान सकते हैं। अब जानकारी क्या दी गई है कि CO2 प्रोड्यूस हुई। अब CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन होना जरूरी है, वो तो SiO2 में है नहीं। इसका मतलब है कि जितनी भी CO2 प्रोड्यूस हुई वो किससे हुई, वो प्रोड्यूस हुई CaCO3 से। और ये क्या होगा, CaCO3 विल गिव CaO प्लस CO2। और ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये गैस है। चलिए, एक चीज तो ये पता लग गई कि CO2 कहां से बना, सारा का सारा CO2 CaCO3 से बना है। अब भाई मोल्स ऑफ CaCO3 कितने होंगे, भाई CaCO3 के मोल्स हो जाएंगे x/100। अभी 100 क्यों आया, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 ये 100 के बराबर है। भाई अभी तक अपन लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख चुके हैं ये समझने के लिए कि इसका मास 100 क्यों होगा। एक बार फिर करके देख लेते हैं। तो कैल्शियम का मास कितना होगा, कैल्शियम का मास होगा 40, कार्बन का होगा 12 और ऑक्सीजन का होगा 3 × 16, और 3 सबका सम मिला के हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, सबका सम मिला के 100 हो जाएगा। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, x/100। तो CaO और CO2 कितने बन सकते हैं, ये बन सकते हैं x/100 एंड x/100 मोल्स। तो इसका ये पता लग गया है हमें कि मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड ये कितना है, ये है x/100। इतने मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगी। और दिया कितना है, 0.88 ग्राम्स दिया है। तो क्या हम मास ऑफ CO2 से मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, अभी तक अपन ने पढ़ लिया है ना ये सब। तो हमें क्या मालूम है कि मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए, 0.88 डिवाइड बाय 44। और ये 44 कहां से आया, ये 44 आया मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। देखिए यदि ये सब देखना है, यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 2 देखिए। लेक्चर नंबर 2 इसी प्लेलिस्ट के अंदर है, जिस प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो है, और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये मॉलिक्यूलर मास समझने में दिक्कत आ रही है तो ये कितना आ जाएगा 44। और ये क्यों आया, क्योंकि कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 2, तो ये हो जाता है 44। तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻² मोल्स विच इज इक्वल्स टू x/100। भाई ये जानकारी और ये जानकारी को तो हम इक्वेट कर ही सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻² × 100। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आ गया 2 ग्राम्स। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2 ग्राम। x का वैल्यू क्या मतलब है, CaCO3 का मास आ गया 2 ग्राम। क्या ये क्लियर है। अब हमको क्या मालूम था कि x + y = 10 है, और ये y क्या है, ये y है SiO2 का मास है। तो ये आ गया 2 = SiO2 = 10, और इससे हमारे पास SiO2 आ गया है, कितना आ गया SiO2, इससे हमारे पास SiO2 आ गया है 8 ग्राम्स। ये क्वेश्चन लेंदी लग सकता है पर है नहीं, बहुत ही बेसिक और एलिमेंट्री सा क्वेश्चन था, जहां पर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दी गई थी और एक इंफॉर्मेशन से हमने एक कंपोनेंट निकाला, पर हमें टोटल कंपोनेंट मालूम है, हमने सॉल्व कर डाला। क्या ये क्लियर है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं सिमिलर एट्रीब्यूट्स के ऊपर, कि भाई हमें दिया गया है, क्वेश्चन है 20 ग्राम्स मिक्सचर ऑफ
N2 and H2 is mixed with enough oxygen to react all of hydrogen. ठीक है, it produced 72 grams of water. Find out mass of hydrogen and nitrogen in mixture. चलिए, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई दो गैसेस ली गई हैं। कौन कौन सी दो गैसेस ली गई हैं? नाइट्रोजन लिया गया है और हाइड्रोजन लिया गया है, दोनों को एक साथ मिक्स किया गया है और मिक्स करने के बाद में इस मिक्सचर की रिएक्शन कराई गई है O2 के साथ। और O2 और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं वाटर। और इतनी ऑक्सीजन ली गई है कि सारी की सारी हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाए। ठीक है, कोई लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में हल्का सा क्लिक करे, पर जानकारी ऐसे दी गई है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, डेटा को जरा एनालाइज कर लेते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये बराबर कितना दिया गया है? ये दिया गया है 20 ग्राम्स। एक को ले लेते हैं x, एक को ले लेते हैं y। ठीक है, y क्यों ले लिया भाई? देखिए, x और y करना थोड़ा सा आसान होता है। आप N2 और H2 करोगे तो साइकोलॉजिकली हल्का सा प्रेशर रहता है आपके ऊपर, तो इसके लिए हमने क्या किया? N2 और H2 कर लिया। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक जानकारी है, वो है कि H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। और इस रिएक्शन के हिसाब से जितना मोल हाइड्रोजन होगा उतना ही मोल वाटर बनेगा। और कितने मोल हाइड्रोजन है ये कैसे पता लगेगा? चलिए कर लेते हैं। तो हमने कहा y/2 मोल्स हाइड्रोजन है, क्योंकि यदि इसका मास y है तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? मास बाय मोलर मास होगा कि नहीं होगा? और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2। एक हाइड्रोजन का मास 1, दूसरा हाइड्रोजन का मास 1 और H2 का मास 2। तो ये कितना हो गया? y/2। ये होगा, इतना होगा, और ये कितना बन जाएगा? ये भी बन जाएगा y/2। भाई जितने मोल्स, एक मोल हाइड्रोजन से एक मोल वाटर बन रहा है, इसका मतलब है y/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से y/2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं। ये जानकारी हमको दी गई है। अब वाटर कितना बना है जरा देख लेते हैं। वाटर के लिए एक और डेटा दिया हुआ है कि 72 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया है, तो हम जरा मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 72 बाय मोलर मास, एंड मोलर मास इज 18। कैसे? दो तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो दो हाइड्रोजन का 2 गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो ये होता है टोटल 18, तो ये हो जाएगा टोटल 4 मोल्स। चलिए, एक जानकारी ये आ गई। तो इससे हमें क्या पता लग गया है कि y/2 बराबर 4 है, तो y बराबर 8, तो y बराबर 8 ग्राम्स हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन, वो 8 ग्राम हो गया। समझ में आया क्या किया है हम लोगों ने? हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक सी चीज यूज की कि हमको एक डेटा दे रखा था, उस डेटा को हमने यूज कर लिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, और उससे हमने हाइड्रोजन का मास निकाल लिया। अब हमको क्या मालूम है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का मास बराबर 20 है। ये तो हमको पता है ना, क्यों? क्वेश्चन में दिया है। तो सेम चीज को हम लोग यूज कर लेते हैं कि भाई हमें मालूम है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर 20 ग्राम है, और हाइड्रोजन कितनी आ गई है? 8 आ गई है। तो नाइट्रोजन प्लस 8 बराबर 20 ग्राम है, तो नाइट्रोजन बराबर 12 ग्राम होगी। बात समझ में आ गई?
क्या किया हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ें यूज़ की है। बहुत बेसिक सी चीज़ें मतलब हमने एक प्रोडक्ट बनाया और एक प्रोडक्ट से ही सब कुछ सॉल्व कर डाला। देखिए, बहुत डेटा देने की ज़रूरत नहीं होती है क्वेश्चन में। कई बार बच्चों को क्या लगता है ना कि डेटा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट नहीं होता है। डेटा इतनी ज़रूरत है उतना डेटा दे रखा है, बस आपको सही से सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए अभी भी हम एक कंपोनेंट रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट रिएक्ट नहीं करा रहे। एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलर थीम के ऊपर। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो बिल्कुल सिमिलर थीम पर होगा कि एक आउट ऑफ टू ओनली वन विल रिएक्ट एंड अदर थिंग विल नॉट। करें, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? मिक्सचर ऑफ CaCl2 and CaCO3 was treated with AgNO3 and produced 2.87 grams of AgCl for 5.55 grams mixture of CaCl2 and CaCO3. Find out mass percent of CaCl2 and CaCO3 in mixture. अब हमें मास नहीं निकालना है, मास परसेंट निकालना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करें। मिक्सचर है किस किस का है? CaCl2 का है और CaCO3 का है। इसके 5.55 ग्राम्स लिए हैं और जब इसको अपन ने AgNO3 से रिएक्ट कराया है तो 2.87 ग्राम्स ऑफ AgCl बना है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मास परसेंटेज निकालनी है। तो हमने क्या बोला कि चलो लिख लेते हैं CaCl2 प्लस CaCO3 बराबर 5.55 ग्राम्स है। इसका मास ले लेते हैं x, इसका मास ले लेते हैं y। अब हमें x और y नहीं निकालना है, हमें निकालना है x बाय 5.55 एंड y बाय 5.55 इंटू 100 बोथ। तो हमने क्या बोल दिया, चलो ठीक है, अभी CaCl2 की रिएक्शन जब AgNO3 से हुई ट्वाइस, तो इसने बना दिया ट्वाइस AgCl प्लस CaNO3 होल ट्वाइस, ये बना दिया। और CaCl2 के कितने मोल्स आ गए? CaCO2 के मोल्स आ गए x बाय 111। अब ये 111 कैसे आया? ये भी हम पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं, प्लीज वो लेक्चर देखने हैं यदि ये सब कुछ समझना है प्रॉपरली। तो CaCl2 का मास कितना है? कैल्शियम का मास है 40, क्लोरीन का मास है 2 इंटू 35.5 एंड इट इज 111। बहुत ही बढ़िया है। और इसके एक मोल से AgCl के कितने मोल बनते हैं? 2। तो CaCl2 के x बाय 111 से AgCl के कितने मोल बनेंगे? 2 इंटू x बाय 111 मोल AgCl के बनेंगे। ये जानकारी हमें इससे मिल गई है। अब AgCl एक्चुअली कितना बना है? देखिए AgCl कितना बना है? AgCl बना है 2.87 ग्राम्स। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2.87 डिवाइड बाय 143.5। अब अगेन 143.5 कैसे आया? ये है मास बाय मोलर मास। अरे यही तो कर रहे हैं इतनी देर से, मास बाय मोलर मास। तो ये हो जाएगा, मोलर मास कैसे निकालेंगे Ag का? Ag का मास हो जाएगा 108, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5,
टोटल हो जाएगा 143.5 और ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻²। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2x/111 मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻², 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 1.11 ग्राम। और ये मास किसका आ गया है, ये मास आ गया है CaCl2 का। तो CaCO3 का कितना मास आ जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है CaCO3 प्लस CaCl2 ये दोनों मिला के 5.55 ग्राम्स है। तो ये 1.11 है, तो CaCO3 प्लस 1.11 बराबर 5.55 है। तो CaCO3 का मास आ जाएगा 4.44। पर क्या ये आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मोल परसेंट। क्या निकालना था हमको? हमको निकालना था मास परसेंट। तो मास परसेंट कितना हो जाएगा इसका? मास परसेंट CaCl2 ये हो जाएगा मास ऑफ CaCl2 बाय टोटल मास इनटू 100। भाई परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं ना भाई, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? समथिंग अपॉन टोटल इनटू 100। जिस समथिंग की परसेंटेज निकालनी है तो आ गई है। और यदि ये करेंगे CaCO3 का करेंगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 4.44 डिवाइड बाय 5.55 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 80%। तो ये 80% और 20% आ गया। परसेंट, मास परसेंट, क्योंकि हमको मास परसेंट ही निकालने को कहा था ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी होती है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना होता है। यदि क्वेश्चन कहता है मास निकालो तो मास निकालना होता है, क्वेश्चन कहता है मास परसेंटेज निकालो तो मास परसेंटेज निकालनी होती है। और इस केस में यहां पे क्या निकाला गया है, मास परसेंटेज। क्या निकाला गया है यहां पे? मास परसेंटेज। आर वी क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। अब देखिए, अभी तक हम लोग केवल एक कंपोनेंट की रिएक्शन करा रहे थे, सिर्फ एक की। अब हम दो कंपोनेंट लेंगे और दोनों की रिएक्शन कराएंगे। तो क्वेश्चन हल्का सा लेंदी और हल्का सा डिफिकल्ट दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 39 grams mixture of magnesium and aluminium is reacted with HCl and produced and produced 4 grams of hydrogen. Find out mass of magnesium and aluminium in mixture. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे कई बार बच्चे फंसते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा भी है और थोड़ा सोचना भी पड़ता है। ठीक है, करके देखें फिर क्या करना है। चलिए, हमने बोला कि इस जानकारी को जरा समझते हैं। मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम बराबर 39 ग्राम्स है। मैग्नीशियम 24 होता है, एल्यूमिनियम 27 होता है। और जब इसकी रिएक्शन कराई है HCl के साथ तो 4 ग्राम हाइड्रोजन बना है। अभी पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि मेटल और HCl की रिएक्शन होती क्या है, तभी तो आप जानकारी जुटाएंगे। तो रिएक्शन क्या होती है कि भाई मैग्नीशियम प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन होती है।
और एक रिएक्शन क्या होती है, एल्यूमिनियम प्लस 3/2 HCl गिव्स AlCl3 प्लस 3/2 H2। बहुत ही बढ़िया है। अब हमने क्या बोल दिया कि मैग्नीशियम का मास है x, एल्यूमिनियम का मास है y। क्या बोल दिया हमें, मैग्नीशियम का मास मास है x और एल्यूमिनियम का मास है y। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे, हमको दे रखा है इसका एटॉमिक मास इज 24, तो ये हो जाएगा x/24 और ये कितना हो जाएगा y/27, क्योंकि हमको दे रखा है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास इज 27। ये जानकारी हमें क्वेश्चन में पहले से दी गई है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया x/24, बहुत ही बढ़िया है। और ये हो गया ये हो गया y/27। ये तो जानकारी दी गई थी। रिएक्शन में जितने मोल मैग्नीशियम था उतने ही मोल हाइड्रोजन बनेगा, तो ये भी कितना हो गया, x/24 हो गया। तो हाइड्रोजन कितना बना यहां पे, x/24 बना। दो कंपोनेंट लिए, दोनों कंपोनेंट HCl से रिएक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली रिएक्ट कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, क्वेश्चन अच्छा है। तो ये कितना हो जाएगा, x/27, एक से 3/2 बनता है, तो जो भी कुछ होगा उसका 3/2 मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू y/27, ये कैंसिल आउट हो गया 9 और ये हो गया y/18। चलो एक चीज तो निकल गई, हाइड्रोजन कितना बना है। और ये हाइड्रोजन ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे हमको जानकारी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए दी गई है। तो टोटल मोल्स हम लोग क्या लिख लेते हैं, टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये कितने बने हैं, जितना मैग्नीशियम से बने इतना एल्यूमिनियम से बने। मैग्नीशियम से कितना बना है, x/24 बना है, और एल्यूमिनियम से कितना बना है, y/18 बना है। और ये है कितना, 4 ग्राम है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकले कितने हैं, ये निकला है 4/2 यानी कि 2, मतलब ये हो गया x/24 प्लस y/18 बराबर 2। और यदि हम इसका LCM ले लें तो ये कितना आ जाएगा, 24 और 18 का, तो ये आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा LCM, 72, क्योंकि 3 से मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 72 आ जाएगा, तो ये 72 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3x/72 प्लस 4y/72 इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर 144, क्योंकि 72। यदि एक और स्टेप जोड़ना चाहें तो ये लीजिए 72 इक्वल्स टू 2, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कैसे किया है, ये हमने LCM निकाला है, दोनों डिजिट्स का LCM कैसे निकालते हैं, वैसे LCM निकाला है, और LCM निकालने के बाद दोनों को ऐड कर दिया है, और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 144, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और हमें क्या मालूम है, एक जानकारी है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 39 है। तो हमने क्या कहा, x प्लस वाई बराबर 39 है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से और माइनस कर लीजिए दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 117। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया y इक्वल्स टू 27 ग्राम्स। कितना आ गया, y इक्वल्स टू 27 ग्राम्स। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम का मास 27 ग्राम्स है, तो मैग्नीशियम का मास कितना होगा, 39 माइनस y विच इज 39 माइनस 27 यानी कि 12 ग्राम्स। क्या ये क्लियर है,
देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट था, कंसेप्ट डिफिकल्ट था, कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी, सब कुछ डिफिकल्ट था। थोड़ा सा आराम से समझिएगा, कोई टेंशन नहीं है। यदि ज़रूरत पड़े तो रिवाइंड करके समझिएगा, कोई इश्यू नहीं है, पर समझ रहेगा ज़रूर। ये क्वेश्चन रेंज का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को करके आपने मास ऑफ टू कंपोनेंट्स निकाल लिया और दोनों कंपोनेंट सेम चीज़ से रिएक्ट कर रहे थे। देखिए ये चीज़ है, क्वेश्चन अच्छा है, करिए अच्छे से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं परसेंटेज प्योरिटी। क्या पढ़ते हैं? परसेंटेज प्योरिटी। कई बार क्या होता है ना, हमें एक मिक्सचर दिया जाता है जिस मिक्सचर के अंदर हमारे काम का जो सब्सटेंस है तो कुछ परसेंट ही है और बाकी का क्या है, बाकी की है गंदगी। तो क्या करेंगे भाई? जैसे आपको बोला गया कि 1 किलो आइटम है, 1 किलो चीनी है, उस 1 किलो चीनी में चीनी तो केवल 400 ग्राम ही है, बाकी का 600 ग्राम तो भूसा भरा हुआ है। तो वो होती है परसेंटेज प्योरिटी कि भाई 400 ग्राम काम का है, टोटल मास था 1 किलो। ठीक है, तो जरा वो वाला टॉपिक देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब परसेंटेज प्योरिटी की बात कर रहे हैं और हम ये चीज डिस्कस करना चाहते हैं कि यदि जो पूरा कंपाउंड दिया है वो पूरा कंपाउंड ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे। समझिए भाई, इसका मतलब क्या है कि ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सैंपल इज मीनिंगफुल। ठीक है, इज मीनिंगफुल एंड रेस्ट ऑल इज यूजलेस। रेस्ट ऑल इज यूजलेस, वो किसी काम का नहीं है। वो सब है इम्प्योरिटी। जो यूजलेस वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग लिखते हैं इम्प्योरिटी, गंदगी। बेसिकली क्या होगा ये होगी गंदगी। हम ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी अमाउंट दिया है, कोई भी आपको सब्सटेंस दिया है और हम बोल रहे हैं कि इट इज X% प्योर। क्या मतलब है इस चीज का? तो X% प्योर का ये मतलब है कि आउट ऑफ 100 ग्राम सैंपल केवल X ग्राम जो है ये यूजफुल है, बाकी सब कचरा है। कचरा मतलब इंप्योरिटी है। ठीक है, और हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई परसेंटेज प्योरिटी ये किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100। अब ये जो चीज है ना, ये रिएक्टेंट साइड पर भी हो सकती है, ये प्रोडक्ट साइड पर भी हो सकती है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों साइड पर भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रिएक्टेंट इम्प्योर ले सकते हो या प्रोडक्ट इम्प्योर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट भी इम्प्योर हो और प्रोडक्ट भी इम्प्योर हो। हम इन तीनों केसेस के ऊपर क्वेश्चन करके देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि रिएक्टेंट इम्प्योर है, हमको सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट करना है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए। अ कंपाउंड, अ सैंपल of CaCO3 is 80% pure when heated, produced CO2. Find out
mass of CO2 produced by 1000 gram of such sample. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? CaCO3 है एंड CaCO3 कितना परसेंट प्योर है? 80% प्योर है। हीट करना है। तो आपको क्या समझ में आया कि भाई CaCO3 कितना है? CaCO3 है 80% प्योर। बहुत ही बढ़िया। और मास ऑफ सैंपल कितना दिया है? मास ऑफ सैंपल दिया है आपको 1000 ग्राम्स। रिएक्शन क्या है? CaCO3 को यदि हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2 बनेगा। बहुत ही बढ़िया है। और इसके 1 मोल से इसका भी 1 मोल ही बनेगा, ये भी अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसके मोल्स कितने हैं? मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए भाई? मोल्स निकालने का जो तरीका है वो क्या है? मास बाय मोलर मास है, ये तो पता है अपने को। अभी मास कितना है? मास निकालने के लिए हमें ये डेटा यूज करना है कि भाई CaCO3 कितना है? इट इज 80% ऑफ 1000, मतलब 80 इक्वल्स टू मास ऑफ CaCO3 अपॉन टोटल मास विच इज 1000 इंटू 100। ये कैंसल आउट हो गया तो आपके पास आ गया मास ऑफ CaCO3, ये आ गया 800। तो मोल्स कितने आ गए? ये आ गए 800/100। भाई अभी तक अपने को ये समझ याद हो जाना चाहिए कि CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास 100 है। हम इतनी बार सेम चीज यूज कर चुके हैं। तो ये आ गया 8 मोल। अब 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस होता है, तो सीधी सी बात है कि मोल्स ऑफ CO2 विल बी 8। क्यों? क्योंकि CaCO3 के 8 लिए थे, तो CO2 भी 8 मोल्स ही प्रोड्यूस होगी, तो 8 मोल प्रोड्यूस हो गई। और मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा 8 इंटू 44। ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 44। आई होप ये चीज समझ में आई है ग्राम्स के अंदर। तो ये सब चीजें आपको समझनी है कि भाई आपने सिर्फ इतना सा चेंज किया है कि सेम क्वेश्चन था जो अपन 3-4 बार कर चुके हैं, बस डेटा देने का तरीका बदल गया है। मोल नहीं बदला है, कंसेप्ट नहीं बदला है, केवल डेटा देने का तरीका बदला है। और उस तरीके से ही हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा बहुत कुछ अलग नहीं चल रहा था। आप ऐसा सोचे कि भाई आपने पता ही नहीं क्या ही तोड़ लिया, ऐसा नहीं हो रहा है। हमने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन किया है, जिस बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन में बस जो डेटा दे रखा है वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखा है, बाकी और कुछ भी नहीं है सिंपल से क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो इम्प्योर बना है, रिएक्टेंट प्योर ही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 500 grams of CaCO3, 500 grams of CaCO3 is heated and produced CaO and CO2. This CaO is just 40% pure. Find out mass of sample. Okay,
मास ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इम्प्योरिटी ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस हमने अब सीएओ की फ्रेम में बात करना चालू कर दिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन CaCO3 को हीट किया है हमने क्या बोला कि भाई CaCO3 हीट हुआ, ये बना है CaO प्लस CO2, और ये कितना है, ये है 500 ग्राम। मोलर मास है 100, यानी कि ये 5 मोल है। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब है कि CaO कितना बनेगा, ये भी 5 मोल ही बनेगा। कैसे पता? क्योंकि रिएक्शन ये बोल रही है कि CaCO3 के 1 मोल से CaO का 1 मोल बन रहा है, तो यदि इसके 5 मोल थे तो इसके ही 5 मोल ही बनेंगे। और इसका मास कितना हो जाएगा भाई? मास ऑफ CaO कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ CaO, और ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू मोलर मास ऑफ CaO। ये होता है 40 प्लस 16, मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 56, विच इज इक्वल्स टू 280 ग्राम्स। तो 280 ग्राम CaO बना है, पर अभी 280 ग्राम आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे क्या पूछा है? मास ऑफ टोटल प्रोडक्ट जो सैंपल है इंक्लूडिंग इंप्योरिटी, और इंप्योरिटी में 40% CaO, मतलब लेट मास of product sample Bx। आपको ये बोल दिया है कि प्रोडक्ट सैंपल का मास कितना है? x है। तो आपको क्या मालूम है? 40% ऑफ x इज CaO, जस्ट 40%। तो हमने क्या बोला कि 40/100 इंटू एक्स इज 280। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो x बराबर 700 ग्राम आ जाएगा। मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट सैंपल ये 700 ग्राम है, जिसमें मास ऑफ CaO कितना है? ये 280 ग्राम्स है जस्ट। पिछला क्वेश्चन क्या था कि रिएक्टेंट इम्प्योर था। पिछला क्वेश्चन क्या था? रिएक्टेंट इम्प्योर था। ये क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट इम्प्योर है। बहुत अंतर नहीं हुआ है इस चीज में। रिएक्टेंट इम्प्योर से प्रोडक्ट इम्प्योर पे ही गया है, कुछ अंतर नहीं है। बस जहां पर आप पहले रिएक्टेंट के लिए परसेंटेज वाला फैक्टर लगा रहे थे, अब प्रोडक्ट के लिए लगा रहे हो, रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट। क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आया है, क्वेश्चन सेम कंसेप्ट है। अब यदि हम चाहें ना तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को भी इम्प्योर रख सकते हैं। हम चाहें तो हम दोनों को इम्प्योर रख सकते हैं, उसमें बहुत दिक्कत नहीं थी। चलिए वो भी करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर दोनों इम्प्योर है। क्वेश्चन दे रखा है 1 kg 10.6% Na2CO3 is reacted with HCl and produced 90% pure NaCl sample. Find out mass of product sample. ठीक है। अब क्या दिया है कि भाई जो Na2CO3 है वो 10.6% प्योर है 1 kg का, और रिएक्शन कराया आपने HCl के साथ और आपने 90% प्योर NaCl बना लिया। ठीक है, तो रिएक्टेंट भी इम्प्योर है, प्रोडक्ट भी इम्प्योर है,
दोनों इम्प्योर हैं, तो क्या करें? तो सिंपल, दोनों के लिए लगाएंगे ना वैल्यूज। भाई जो पहले दो क्वेश्चन थे दोनों से मर्ज करके रख देंगे। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या होगी? Na2CO3 plus 2HCl gives 2NaCl plus H2CO3। जितने मोल इसके होंगे उसके डबल मोल NaCl के बनेंगे। और इस रिएक्शन से हमको एक चीज पहले हमको निकाल लेनी है कि भाई सबसे पहले हमको निकालना होगा मोल्स ऑफ, सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमको निकालना होगा मोल्स ऑफ Na2CO3। और ये कितना होगा? Na2CO3 का मोलर मास कितना है भाई? 23 होता है सोडियम का इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, तो ये होता है 106। तो आपको क्या दे रखा है? 1000 ग्राम्स, 10.6% दे रखा है। मतलब मास ऑफ Na2CO3 कितना हो गया? इट इज 10.6 बाय 100 इंटू 1000, यानी कि ये आ गया 106 ग्राम। तो आपको Na2CO3 का मास 106 ग्राम ही दिया है। तो मोल्स कितने आ गए इससे? भाई यदि इससे हम मोल्स निकाल लें, यदि हम इससे निकाल लें कि मोल्स ऑफ Na2CO3 निकाल लें, तो ये कितने हो जाएंगे? 106 बाय मोलर मास। भाई मास बाय मोलर मास विच इज 106 अभी हमने कैलकुलेट किया, तो ये आ गया 1 मोल। तो ये जानकारी मिल गई। अब हमको क्या मालूम है? हमको मालूम है कि 1 मोल Na2CO3 से 2 मोल NaCl बनता है। और हमको दिया भी 1 ही मोल है, सिंस 1 मोल Na2CO3 is taken, therefore 2 moles of NaCl is formed। और ये कितना हो जाएगा भाई? मोलर मास ऑफ NaCl कितना है? ये है 23 प्लस 35.5 विच इज 58.5। तो 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ 2 मोल ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 58.5 विच इज 117 ग्राम्स। और ये जो है दैट इज 90% ऑफ द सैंपल, प्रोडक्ट सैंपल। तो आपको क्या बोला गया है? लेट, आपको क्या बोला गया है कि लेट मास ऑफ प्रोडक्ट सैंपल बी एक्स। तो आपको बोला गया है कि 90% ऑफ एक्स इज NaCl, ये बोला गया है। और ये कितना हो गया? 90 बाय 100 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 117। तो ये कैंसिल आउट हो गया 10 और ये हो गया 13। तो x इक्वल्स टू 130 ग्राम्स। तो मास ऑफ प्रोडक्ट इज 130 ग्राम्स, ये आंसर है। तो अभी इस लेक्चर में हमने 2 चीजें सीखी। पहला सीखा हमने मिक्सचर्स कि 2 अलग अलग चीजें ली हैं, वो आउट ऑफ 2 केवल एक रिएक्ट करता है या दोनों रिएक्ट करते हैं। और दूसरी चीज हमने सीखी परसेंटेज प्योरिटी, कि भाई हमारे पास जो रिएक्टेंट है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी एक प्योरिटी है, और आप उस प्योरिटी के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन बनाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, इसके नोट्स बनाइए। नोट्स के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ये आपको पता है। एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके आगे और जो कंसेप्ट है वो बिल्ड करें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।